गंगाराम जी, हमें तुम्हारी बिटिया बहुत पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है परशुराम जी, हमें भी आपका बेटा पसंद है। तो ठीक है गंगाराम जी, हम अब आगे की बात भी आज ही कर लेते हैं, क्योंकि हमें हमारे बेटे की शादी जल्द से जल्द करने हैं। हम बहुत दिन से इसके लिए लड़की तलाश कर रहे थे, लेकिन हमें अपने मन मुताबिक लड़की ही नहीं मिल रही थी। आज मिली है तो सोच रहे हैं कि यह रिश्ता जल्द से जल्द कर दे। भाई, अच्छे रिश्ते आजकल मिलते नहीं हैं। वैसे गंगाराम जी, आप बुरा मत मानना, लेकिन मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, सीधी बात करता हूँ। मैंने अपने बेटे के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं। हमारे भी कुछ इच्छाएं हैं। अगर आप उसे पूरा कर सको तो हम आगे की बात करते हैं। जी परशुराम जी, बताइए ना, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा। गंगाराम जी, वैसे तो आप बहुत समझदार आदमी हैं, आपको समझाने की क्या जरूरत है। आपको तो हमारी प्रथा पता ही है, उसके बिना शादी कैसे हो सकती है। जी परशुराम जी, मुझे पता है और मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप बताइए ना, आपकी क्या इच्छा है। गंगाराम जी, मैं अपने बेटे के लिए पूरे 5,000 नगद आपसे चाहता हूँ। अब आप बोलिए, आपका क्या कहना है। मैंने तो अपने मन की बात कह दी। परशुराम जी, इतनी बड़ी रकम तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ही आपको 3,000 नगद दे सकता हूँ। क्या बात करते हो गंगाराम, इकलौती बेटी है तुम्हारी, ऊपर से अच्छी खासी जमीन भी है तुम्हारे पास। अपनी बेटी के शादी में खर्च नहीं करोगे तो कहाँ करोगे। और मेरे पास तो किसी बात की कोई कमी नहीं है। तुम्हारी बेटी मेरे घर पर राज करेगी। राज, जरा अपनी बेटी के बारे में भी सोचो। हमारा क्या है, हमारे लिए तो लड़कियों की लाइन लगी है। न जाने कितने रिश्ते आकर गए हैं, लेकिन हमें लड़कियां पसंद ही नहीं आईं, इसलिए हमने वहां रिश्ता नहीं किया। अब जब लड़की पसंद आ गई है तो तुम भी अब थोड़ी सी बात को मत देखो, अपनी बेटी के बारे में सोचो। गंगाराम सोच में बढ़ जाता है। गंगाराम, हमारे बेटे में कोई कमी नहीं है। तुम तो नसीब वाले हो कि तुम्हारी बेटी को हमारे बेटे जैसा पति मिल रहा है, और तुम्हें ऐसा दामाद भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। इतना सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। जल्दी बोलो भाई, हमें देरी हो रही है। तुम्हें मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो हमारा भी रास्ता साफ हो जाएगा। हमारा क्या है, किसी और रास्ते पर चले जाएंगे। कभी ना कभी तो मन मुताबिक लड़की मिल ही जाएगी। जी परशुराम जी, मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात। मुबारक हो समधी जी, आखिरकार हमारा रिश्ता जोड़ ही गया। हम ये शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। हम आज शाम को ही हमारे पंडित जी से बात करेंगे, ताकि वह कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर बता दे। अच्छा भाई, हम चलते हैं, बाकी की तैयारी करने भी बाकी है। जी समधी जी, बिल्कुल। लड़के वाले वहां से चले जाते हैं और फिर ज्योति अपने पिता से कहती है, पिताजी, आपने इतनी बड़ी रकम के लिए हाँ क्यों कह दिया? आप इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? बेटा ज्योति, तुम उसकी चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, सब मुझ पर छोड़ दो। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। गंगाराम अपने भाई मोतीलाल के पास जाता है। आइए भैया, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? हाँ छोटे, ठीक ही चल रही है। दरअसल एक परेशानी है।
इसलिए तुम्हारे पास आया हूं। हाँ बोलिए ना भैया। छोटे, तू तो जानता है लड़के वालों ने पूरे 5,000 रुपए दहेज में मांगे हैं। मैंने जैसे तैसे करके 4,000 तो जोड़ लिया है, लेकिन बचे 1,000 रुपए का कोई जुगाड़ नहीं हो पा रहा। अगर तू थोड़ी मदद कर देता तो ज्योति की शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। अरे भैया, इतनी सी बात। भैया, ज्योति आपकी ही नहीं मेरी भी बेटी की तरह है। आप चिंता मत करिए, मैं अभी लाकर आपको पैसे दे देता हूं। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद छोटे। आज तो तूने मेरी सारी चिंता ही मिटा दी। मैं इतने दिनों से सोच रहा था कि कहां से पैसों का इंतजाम करूं। भैया, आप भी ना एक बार मेरे पास आ जाते। आप बहुत सोचते हो, आखिर मैं आपका छोटा भाई हूं। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कल को भैया मुझे भी जरूरत पड़ेगी। मैं आपके पास नहीं आऊंगा तो किसके पास जाऊंगा? आखिर हम दोनों भाई तो बचे हैं। माँ पिताजी तो कब के चल बसे। हमें एक दूसरे का तो सहारा है भैया। हाँ छोटे, तू बिल्कुल सही कह रहा है। आज तूने जरूरत के समय मेरी मदद की है। अगर कभी भी तुझे कोई जरूरत आन पड़े तो बेझिझक मुझसे मांग लेना। मैं तुझे कभी मन नहीं करूंगा। और हाँ छोटे, यह पैसे भी मैं तुझे बहुत जल्द लौटा दूंगा। बस एक बार मेरी ज्योति की शादी अच्छे से हो जाए। अरे भैया, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। ज्योति की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। हम उसकी शादी में कोई कमी नहीं रखेंगे। मैं और मीना कल ही आपके घर आ जाएंगे। शादी के कामों में आपका हाथ बटाएंगे। हाँ छोटे, जरूर आ जाना। चल छोटे, अब मैं चलता हूँ। मुझे शादी का निमंत्रण देने जाना है। ऐसा बोलकर खुशी खुशी गंगाराम मोतीलाल के घर से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। दुल्हन तैयार हो जाती है। लड़की वाले बारातियों का इंतजार कर रहे होते हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई, बारात आती ही होगी। तभी वहां पर जमींदार आता है। जमींदार जी, आप आइए ना। धन्य भाग हमारे कि आप इस गरीब की बेटी की शादी में आए। आपके आने से तो मेरी बेटी की शादी में रौनक बढ़ गई। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ गंगाराम, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। जमींदार जी, आप यह क्या कह रहे हैं? कौन से पैसे? जो तुमने मुझे पिछले साल लिए थे, वही पैसे लेने आया हूँ। जमींदार जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे कब पैसे लिए? वाह गंगाराम वाह, पैसे मांगते वक्त तो बहुत गिड़गिड़ा गिरा रहे थे, और अब जब देने का समय आया तो नौटंकी कर रहे हो। इतने भोले मत बनो। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। जमींदार जी, आज मेरी बेटी की शादी है। ऐसा मजाक ठीक नहीं। मजाक? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं सचमुच अपने पैसे लेने आया हूँ जो तुमने मुझसे लिए थे। और मैं भी देखता हूँ तुम बिना मेरे पैसे लौटाए अपनी बेटी की शादी कैसे करते हो। देखो देखो गांव वालों, यह गंगाराम कितना नीच आदमी है। अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से कर रहा है, और पिछले साल इसने मुझसे जो कर्जा लिया था वह इसने अभी तक नहीं चुकाया है। और इसकी हिम्मत तो देखो, ये सीधे सीधे मेरे मुंह पर मना कर रहा है कि इसमें कोई पैसे नहीं लिए। जमींदार जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं?
जब मैंने आपसे कोई पैसे लिए ही नहीं? क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं? मुझे पता था गंगाराम, तू इसी औकात पर आएगा और सबूत मांगेगा। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं। सबूत मेरे पास है। मैं सबूत के साथ आया हूं। गंगाराम यह सुन बहुत चौंक जाता है और फिर जमींदार अपने मुनीम से कहकर सारे गांव वालों को डायरी दिखाता है। देखो गांव वालों, इस डायरी में लिखा है कि गंगाराम अपने पूरे होश हवास में मुझसे 10,000 नगद रुपए ले रहा है और 1 साल के भीतर ही वह यह पैसे ब्याज सहित चुका देगा। और अगर यह पैसे उसने नहीं चुकाया तो वह अपना खेत और अपना घर मुझे दे देगा। यह सुन गंगाराम को बहुत बड़ा झटका लगता है। वह बोलता है, यह झूठ है, सरासर गलत है। मैं आपके पास कभी पैसे लेने नहीं आया और ना ही मैं आपसे ऐसा कुछ कहा था। यह सरासर झूठ है, मेरा यकीन करो गांव वालों, यह जमींदार झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूं? ठीक है, तो गांव वालों आप ही देख लीजिए, इस डायरी में इसके अंगूठे के निशान भी है। तभी मोतीलाल बोल पड़ता है, रुकिए जमींदार जी, ये अंगूठे के निशान किसी और के भी तो हो सकते हैं। हम एक काम करते हैं, भैया के अंगूठे के निशान फिर से लेते हैं और दोनों अंगूठे के निशान मिल गए तो ठीक, नहीं तो जमींदार तुझे पैर पड़कर मेरे भैया की माफी मांगनी होगी। मुझे मंजूर है। अगर यह अंगूठे के निशान गंगाराम के नहीं निकले तो मैं उससे माफी मांगूंगा, और अगर यह निशान गंगाराम के निकले तो गंगाराम को इसी वक्त या तो मेरे पूरे पैसे ब्याज सहित लौटाने होंगे या फिर अपना घर और खेत मेरे नाम करना होगा, वरना मैं यह शादी नहीं होने दूंगा। फिर गंगाराम का एक कागज पर अंगूठे का निशान लिया जाता है और दोनों निशान मिलाए जाते हैं और वह निशान गंगाराम का ही निकलता है। गंगाराम को यह देख बहुत बड़ा झटका लगता है। गांव वाले भी सारे चौंक जाते हैं और बोलते हैं, अरे गंगाराम, तूने इतना बड़ा झूठ बोला, इसका मतलब जमींदार तब से सच कह रहे थे। तुमने उनसे कर्जा लिया था, फिर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए गंगाराम। बेटी की शादी में खर्च करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, लिया हुआ कर्ज लौटाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं। अरे पहले कर्ज लौटा देते, उसके बाद शादी करते। तुम्हें इतनी क्या जल्दी थी? देखा आप सबने, यह गंगाराम कितना बड़ा धोखेबाज और झूठा है। वह तो अच्छा हुआ मेरे पास हिसाब किताब रहता है और इसके अंगूठे के निशान भी थे, नहीं तो यह मुझे झूठा साबित कर देता। सारे लोग गंगाराम को भला बुरा कहने लगते हैं। यह सुन ज्योति भी बाहर आ जाती है और बोलती है, बस करिए आप लोग, मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया है। मेरे पिताजी निर्दोष है। इन्होंने कभी किसी से कोई कर्ज नहीं लिया था। यह जमींदार झूठ बोल रहा है। आप लोग हमारा यकीन कीजिए। देखो देखो भाई, जैसा बाप वैसी बेटी। तुम भी तो यही कहोगी ज्योति, क्योंकि तुम इस गंगाराम की ही पैदाइश हो। शर्म करो, दोनों माँ बेटी मिलकर इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। मैं भी देखता हूँ ज्योति तेरी शादी कैसे होती है। मैं आज अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा, वरना मैं यह शादी नहीं होने दूंगा। आने दो लड़के वालों को। अगर उनके सामने भी तेरे बाप की और तेरी सच्चाई नहीं लेकर आया तो मेरा भी नाम लालचंद नहीं। मैं भी देखता हूँ लड़के वाले तुझसे शादी कैसे करते हैं। तुम दोनों बाप बेटी की जिंदगी ना बर्बाद कर दी तो कहना, तुम लोग गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। यह सब सुन गंगाराम को बहुत बड़ा झटका लगता है। इतनी बदनामी वह सह नहीं पाता और उसे दिल का दौरा आ जाता है और वह नीचे गिर जाता है। पिताजी,
उठिए पिताजी, ये आपको क्या हो गया? उठो बेटा, मुझे देखने दो। अरे बेटा, इनकी तो सांस नहीं चल रही। मुझे लगता है तुम्हारे पिताजी। नहीं नहीं चाचा जी, ऐसा मत कहिए। मेरे पिता के अलावा कोई नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिताजी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अपने आप को संभालो बेटा। लेकिन भैया, आप इस दुनिया में नहीं रहे। ज्योति के तो होश उड़ जाते हैं। उसकी जिंदगी पूरी तरह से उजड़ जाती है। उसके शादी के दिन है, उसके पिता की मौत हो जाती है। गंगाराम का अंतिम संस्कार किया जाता है। ज्योति की होने वाली सांस ज्योति को रोता देख उसे कहती है, अपने आप को संभालो बेटी। कैसे संभालूं माँ जी? अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मेरे पिताजी ही मेरे लिए सब कुछ थे। ऐसा नहीं कहते बेटा, हम हैं ना। मैं भी तो तुम्हारी माँ की तरह हूँ बेटा। भाई साहब, अभी तो हम ये शादी नहीं कर सकते। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि शादी वाले दिन इतनी बड़ी अनहोनी हो जाएगी। समधित जी तो नहीं रहे, अब उनकी जगह आपको ही लेनी है। जब आपका मन करे तब हमें कह देना। हम पंडित जी से कहकर कोई और तारीख निकलवा लेंगे। अभी हमें आज्ञा दीजिए। जी बहन जी, जरूर। ऐसा कहकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो ज्योति, तुम अकेली नहीं हो। भैया नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं हूं ना। मैं भी तो तुम्हारे पिता की तरह हूं। तुम्हारी चाची और मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और हाँ बेटी, कुछ दिन हम यही रहेंगे जब तक तुम्हारी शादी हो जाती। कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर जमींदार फिर से ज्योति के घर आता है और बोलता है, ए मोतीलाल, इस ज्योति को लेकर इस घर से चला जा। मुझे यह घर जल्द से जल्द खाली कर दो। अब इस घर पर और गंगाराम के खेत पर मेरा अधिकार है। जमींदार जी, थोड़ा सा तो तरस खाइए। अभी अभी बच्ची ने अपने पिता को खोया है। उसकी शादी तो हो जाने दीजिए, फिर हम यह घर खाली कर देंगे। चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये जमींदार झूठ बोल रहा है। मेरे पिताजी ने इसीलिए कोई पैसे नहीं लिए। यह सब इसकी साजिश है। इसकी वजह से मेरे पिता की मृत्यु हुई है। यह कातिल है। चाचा जी, अगर यह उसे दिन ना था तो आज मेरे पिताजी जिंदा होते। इसने पिताजी को इतना जलील किया कि वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसकी वजह से ही मेरे पिता मुझे छोड़कर गए हैं। और आप इसको घर और खेत देने की बात करते हो? मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ज्योति बेटा, तुमने उस दिन देखा ना, जमींदार जी ने यह साबित किया है कि तुम्हारे पिताजी ने उनसे कर्जा लिया था। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। लेकिन चाचा जी, ये झूठ है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बेटा, बड़े बात कर रहे हैं ना, छोटे बीच में बोला नहीं करते। तुम थोड़ी देर चुप रहो। ऐसा बोलकर मोतीलाल ज्योति को चुप कर देता है। जमींदार जी, कृपया हमें थोड़ी मोहल्लत दे दीजिए। इसकी शादी हो जाने के बाद हम यह मकान और मेरे भैया के खेत आपको सब कुछ दे देंगे। ठीक है, ठीक है। मैं इसकी शादी तक रुक जाता हूँ। लेकिन हाँ, उसके बाद मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। जल्द से जल्द इसकी शादी करवाओ और मुझे मेरा घर वापस करो। ऐसा बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। माफ करना चाचा जी, आपने सही नहीं किया। ये गलत है। ज्योति बेटा, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे लगता है भैया ने इसी से कर्जा लिया होगा। और शायद तुम्हें नहीं पता होगा बेटा। और भैया भी थोड़े भुलक्कड़ थे, शायद भूल गए होंगे। तुम चिंता मत करो बेटा। वैसे भी तुम्हें शादी करके किसी और के घर जाना है। यहाँ की चिंता छोड़ दो।
मैं आज ही समधी जी के पास जाकर आता हूँ और उन्हें कोई अच्छा सा मुहूर्त देखने के लिए कहता हूँ। ऐसा कहकर मोतीलाल लड़के वालों के यहाँ जाता है। आइए समधी जी, कैसे हो आप? और ज्योति बिटिया कैसी है? हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा हो गया जो आप आ गए। हम आज ही अपने पंडित जी से बात करते हैं। जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैं यहाँ रिश्ता जोड़ने नहीं तोड़ने आया हूँ, और आपको भैया ने जो दहेज दिया था वह भी लेने आया हूँ। यह आप क्या कह रहे हैं समधी जी? आप रिश्ता क्यों तोड़ना चाहते हैं? अब आपको क्या बताऊं? दरअसल मैं आपकी और आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए आपके भले के लिए ही कह रहा हूं। वह क्या है कि ज्योति किसी लड़के को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। ज्योति यह शादी नहीं करना चाहती थी। जब उसके पिता को इस बारे में पता चला तब उन्हें दिल का दौरा आ गया। हे भगवान, ये आप क्या बोलते जा रहे हैं? जी, ये बिल्कुल सच है। हमने ज्योति को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। हे भगवान, ये हम क्या करने जा रहे थे? ऐसी लड़की से हमारे बेटे का रिश्ता जोड़ने जा रहे थे। पता नहीं हमारे घर पर आकर वह लड़की क्या क्या करती। ज्योति ऐसी निकलेगी हमने तो कभी सोचा भी नहीं। शक्ल से तो बहुत भोली लगती है, और ऐसे घटिया काम, छी! ऐसी घटिया लड़की से तो हम भी रिश्ता बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहेंगे। मोतीलाल उनसे झूठ बोलकर दहेज के पैसे ले लेता है और घर जाकर कहता है, मीना, लगता है हमारी किस्मत बहुत खराब है। क्या हुआ जी? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप समधी जी के यहाँ गए थे ना? क्या कहा उन लोगों ने? क्या बताऊं मीना, उन लोगों ने यह रिश्ता तोड़ दिया है। उन्होंने मुझे बहुत भला बुरा कहा, भैया के बारे में और ज्योति के बारे में बहुत अनाप शनाप कहा। उन्होंने कहा कि वह ऐसी लड़की से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते जो एक धोखेबाज फरेबी आदमी की बेटी हो। क्या बताऊं मीना, उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया। दरअसल उनका एक किसी से यह बात पता चल गई कि भैया ने जमींदार से पैसे लिए थे और उन्हें धोखा दिया था। और तो और मीना, उन्होंने दहेज की रकम देने के लिए भी मना कर दिया, ये कहकर कि शादी की तैयारी में पैसे खर्च हो चुके हैं। मैंने उनके बहुत हाथ पांव जोड़े, लेकिन वह नहीं माने। मुझे जलील कर घर से निकाल दिया। हे भगवान, अब यही देखना बाकी था। इतना अच्छा रिश्ता मिला था, वह भी हाथ से गया। यह सुन ज्योति को बहुत बुरा लगता है। उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन जमींदार आकर बोलता है, ए मोतीलाल, बस बहुत हो चुका। अब इस मनहूस ज्योति को लेकर यहाँ से निकल जा। अब मैं एक दिन भी और इंतजार नहीं करूंगा। वैसे भी इस मनहूस की शादी तो टूट चुकी है। अब इसे कौन शादी करेगा भला? जी जमींदार जी, हम आज ही घर खाली कर देंगे। ज्योति बेटा, हमें यह घर छोड़ना होगा। मैंने तुम्हारी शादी तक जमींदार से मोहलत मांगी थी, लेकिन अब शादी तो होने से रही। चलो बेटा, हमारे घर चलो। वह भी तो तुम्हारा ही घर है। अब इस घर में तुम्हारा कुछ नहीं है बेटा। ऐसा बोलकर मोतीलाल ज्योति को अपने घर लेकर जाता है और दूसरे ही दिन जमींदार के पास जाकर बोलता है, वाह जमींदार जी, मान गया आपको। आखिर आपने हमारी चाल कामयाब कर ही दी। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। सालों से मेरी नजर भैया की जमीन और उस घर पर थी। आखिरकार मुझे मिल ही गया। भैया तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये सब मैंने किया है। मैंने रात के समय जब वो सो रहे थे उनके अंगूठे का निशान ले लिया था।
बेचारे पूरे गांव के सामने झूठे साबित हो गए। लीजिए जमींदार जी, जैसा कि मैंने कहा था, ये रहा आपका हिस्सा और जमीन घर के कागजात मुझे दे दीजिए। ठीक है, अभी लाता हूँ। सुनो भागवान, हमारा काम हो चुका, अब सब हमारा हो गया है। बहुत अच्छे। दहेज के पैसे तो पूरे वापस मिल गए थे ना? हाँ मीना, उसके लिए तो पता नहीं कितना नाटक करना पड़ा मुझे। बहुत झूठ बोलना पड़ा ताकि वो लोग शादी के लिए मना कर दे। अच्छा किया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। ज्योति अपने पिता को याद करके रो रही होती है। तभी उसकी चाची आकर बोलती है, अरे ओ महारानी, अब रोने धोने से क्या फायदा? मनहूस कही कि अपने बाप को तो खा गई, ऊपर से तुझसे कोई शादी करने के लिए भी तैयार नहीं। पता नहीं अब कितने दिन हमें तुझे पालना होगा। चल अब खाना बनाना है। मुफ्त की रोटियां तोड़ने से अच्छा काम मेरा हाथ बटा। चाची के तेवर अब बदलने लगते हैं। ज्योति उसे बोझ लगने लगती है। सुनिए जी, मैं क्या कहती हूँ। मेरे रिश्ते में एक लड़का है, उम्र थोड़ी ज्यादा है। वो ज्योति से शादी करने के लिए तैयार है। अच्छा ठीक है, लड़का कौन है, क्या नाम है? शांतिलाल जी, आपको तो पता है, आप जानते हैं उसे। तुम पागल हो गई हो? वो तुम्हारे चाचा है और तुम उससे लड़का कह रही हो? बूढ़ा आदमी है वो। अरे तुम तो जानते हो मेरी चाची इस दुनिया में नहीं रही। चाचा का ख्याल रखने वाला कोई नहीं, और इस मनहूस को क्या कोई राजकुमार मिलने वाला है? जितनी बदनामी हुई है उसके हिसाब से कोई अच्छा लड़का इससे शादी नहीं करेगा। मेरी बात मानो तो इसे विदा कर दो, नहीं तो ये हमारी छाती पर ही बैठी रहेगी। मीना, मुझे लगता है कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। वैसे भी हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया ना। अब ज्योति का घर खेत सब हमारा है। कोई गरीब लड़का देखकर इसकी शादी कर देंगे जो दहेज भी न मांगे। ठीक है, मैं थोड़े दिन इंतजार कर लेती हूँ। अगर ऐसा रिश्ता न मिला तो मेरे चाचा से इसकी शादी करवा दूंगी, फिर आप कुछ नहीं बोलेंगे। ये सारी बातें ज्योति सुन लेती है। उसे बहुत बड़ा धक्का और सदमा लगता है। वो घर से बाहर चली जाती है और नदी में कूदकर आत्महत्या करती है। तभी वहाँ एक लड़का उसकी जान बचाता है। कौन हो तुम? तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं जीना नहीं चाहती, मर जाना चाहती हूँ। आखिर बात क्या है जो तुम आत्महत्या करने जा रही थी? इतना क्या हुआ है? कोई मुसीबत है मुझे बताओ। आत्महत्या तो किसी बात का हल नहीं है ना। ये जिंदगी बहुत अनमोल होती है, एक बार चली गई दोबारा नहीं मिलती है। तुम पाप करने जा रही है। तो फिर मैं कि क्या करूं? मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। मुझे बताओ तो आखिर बात क्या है? ज्योति उस लड़के को सारी बात बताती है कि कैसे उसके चाचा ने मिलकर उसके पिता को फंसाया। अच्छा तो ये बात है। तुम एक काम करो, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं करूंगा तुमसे शादी। मेरा नाम दीपक है और पास में ही मेरा घर है। मैं मेरी माँ के साथ रहता हूँ। मेरे भी पिता नहीं है। तुम चिंता मत करो। आज से तुम हमारे साथ रहोगी। दोबारा आत्महत्या करने का ख्याल मन में मत लाना। पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई, अब तक नहीं लौटी है। एक तरफ से तो अच्छा ही है, लौटे ही ना मेरी बला से। हमारा पीछा छूटेगा। किसी ने पूछा तो कह दूंगी किसी के साथ भाग गई। दीपक ज्योति को अपने घर ले जाता है। माँ पूछती है, ये लड़की कौन है बेटा? दीपक माँ को सारी बात बताता है। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। फिर मंदिर में का दोनों की शादी हो जाती है। ज्योति खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं।
चाची की तबीयत एक दिन बहुत खराब हो जाती है। चाचा चाची को कई जगह पर इलाज करवाने लेकर जाता है, लेकिन चाची में कोई सुधार नहीं हो पाता। दिन ब दिन उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। चाचा बहुत परेशान रहने लगते हैं। अजी, मुझे लगता है मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ऐसा मत कहो मीना, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा। मेरा तुम्हारे अलावा और है ही कौन। तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर चाचा बहुत परेशान हो जाता है और बाहर जाकर एक जगह बैठ जाता है। तभी वहां से एक बहुत बड़े महात्मा जा रहे होते हैं। वह चाचा को उदास देखकर पूछते हैं, बेटा, बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। कहीं जगह पर उसका इलाज करवाया, लेकिन कुछ सुधार नहीं हो पा रहा। इस कारण मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे नहीं लगता कि वह बच पाएगी। कुछ उपाय बताइए बाबा, मैं आखिर करूं तो क्या करूं? बेटा, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह हमारे ही कर्मों का फल होता है। कोई भी बात ऐसे ही घटित नहीं होती, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होती है। शायद तुमसे भी ऐसी कोई कर्म या फिर पाप हुए हैं जिसकी सजा तुम्हारी पत्नी को बहुत ही पड़ रही है। मोतीलाल सोच में पड़ जाता है और सोचकर बाबा से बोलता है, हाँ बाबा, आप सच कह रहे हो। गलती तो मुझे हुई है, वह भी बहुत बड़ी। लालच में आकर मैंने अपने खुद के भाई को मौत के मुंह में धकेल दिया, और तो और मेरे भाई की लड़की के साथ भी मैं बहुत बुरा किया। शायद मुझे इसी कर्मों की सजा मिल रही है। पर बाबा, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। मुझे अपने गलती का एहसास हो चुका है। मैं क्या करूं बाबा? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अगर तुम सच्चे दिल से प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुमने जिसके साथ भी बुरा किया है उससे माफी मांग लो, और लालच में आकर जो कुछ भी तुमने उसे छीना है उसे वापस कर दो। अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया तो शायद सब ठीक हो जाएगा। बाबा, ज्योति तो घर छोड़कर जा चुकी है। अब मुझे नहीं पता वह कहाँ है, किस हाल में है, कहाँ रह रही है। मैं उसे कहाँ ढूंढता फिरूं? अगर वह मुझे मिल जाती है तो मैं उसे सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, और उसके पैर पकड़कर मैं उसे माफी भी मांग लूंगा बाबा। लेकिन मैं उसे कहाँ ढूंढूं? तुम उसकी चिंता मत करो। अगर तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करना चाहते हो तो खुद ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा और वह लड़की तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाएगी। ऐसा कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं और 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन गंगाराम अपने खेत की ओर जा रहा होता है। तभी उसे गांव में ज्योति आई हुई दिखाई देती है। गंगाराम उसे देखकर उसके पांव में गिर जाता है और माफी मांगने लगता है। ज्योति बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे अपने किए का बहुत पछतावा है। बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और चाचा अपनी गलती की माफी मांगते हुए ज्योति को सारी बातें बताता है। ठीक है चाचा जी, मैंने आपको माफ किया। आपकी कर मत करिए, चाचा को कुछ नहीं होगा, वह ठीक हो जाएगी। मैं उनका ख्याल रखूंगी। चाचा ज्योति के सामने बहुत शर्मिंदा होता है और उसे अपने घर लेकर जाता है। चाची अपनी ज्योति से माफी मांगती है और ज्योति कुछ दिन वही रहती है और चाची का ख्याल रखती है, और देखते ही देखते हैं चाची ठीक होने लगती है। एक दिन चाचा चाची ज्योति से कहते हैं, बेटा, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम तो जानती हो हमारी कोई संतान नहीं है। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है बेटा। आज तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी चाची की जान बच पाई है, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। भगवान तुम जैसी बेटी सबको दे। बेटी,
आज मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करता हूं। मेरे सारे खेत और यह घर भी मैं तुम्हारे नाम पर करता हूं बेटा, क्योंकि हमारे लिए तुम्हें हमारी संतान हो। मोतीलाल और मीना ज्योति का घर, उसके खेत सब ज्योति को लौटा देते हैं और खुद के भी खेत और घर भी ज्योति के नाम पर कर देते हैं।